Welcome, guys. My name is Pawan Kumar, and today I am going to teach you about biology. And in biology, I will discuss today cell biology or call it cytology. ठीक है, चलिए देखते हैं ये साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी क्या होता है। पहला, साइटोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। साइटोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, साइटो एंड लॉजी। साइटो मीन्स क्या होता है, सेल सेल एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, और इसी को सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शंस ऑफ एवरी सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सेल क्या होता है। व्हाट इज सेल। सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने होते हैं। जो भी लिविंग बीइंग है, सबका फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है। सब सेल से ही बने होते हैं जो भी लिविंग है। अगर सेल से नहीं बने तो वो नॉन लिविंग है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसका कोई भी स्ट्रक्चर है, तो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ठीक है, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, ब्रिक्स है। कोई भी बिल्डिंग ब्रिक से ही जोड़ जोड़ के बना होता है। ठीक है, तो उसी तरह किसी भी लाइफ फॉर्म का फंडामेंटल यूनिट सेल होता है। क्या होता है, सेल होता है। और ये जो सेल होता है, ये भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज से मिल के बना होता है। ठीक है, उसका एक सेल अपने आप में एक पूरा एक लाइफ फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में हार्ट की ज़रूरत है, लंग्स की ज़रूरत है, हैंड की ज़रूरत है, ब्रेन की ज़रूरत है। सबका अपना अपना अलग फंक्शन होता है। वैसे ही एक सेल में भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो सारे सब अपना अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, और वो फंक्शन उसके लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। जैसे हमारे लिए हार्ट नेसेसरी है, ये लंग्स नेसेसरी है, ब्रेन नेसेसरी है, ये आई नेसेसरी है। ठीक है, इसी तरह से सेल्स के लिए भी उसके सेल ऑर्गेनेलीज बहुत ही नेसेसरी हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। इस तरह से और भी है, उसको आगे हम लोग सेल स्ट्रक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं। यह है पिक्चर है एनिमल सेल और प्लांट सेल का। ये एक जनरलाइज्ड पिक्चर है। इसमें देखिए ये पूरा सेल है, और इसके अंदर ये सब जो है ये सेल ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, और ये बड़ा वाला बीच में ये न्यूक्लियस है, और ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये थोड़ा एक अंतर होता है कि इसका प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, जो थोड़ा रिजिड स्टिफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते हैं ना, तो इसलिए उसको थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर देने के लिए उसमें एक सेल वॉल होता है। और ये एनिमल सेल जो होता है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है फिक्स्ड, मोर और लेस फिक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो रिजिड नहीं होता है प्लांट सेल की तरह। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है। ये एक मेजर डिफरेंस। और भी डिफरेंसेज होते हैं, और भी सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं कुछ कुछ अलग अलग होते हैं, वो सब आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ये 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक बोतल के कॉर्क को लेके माइक्रोस्कोप से देखा। वो भी माइक्रोस्कोप उतना एडवांस नहीं था, उसने ही खुद से बनाया था, कुछ लेंसेज को लेके एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। उससे वो सेल मतलब बोतल के कॉर्क को
देखा जो कॉर्क जो होता है बॉटल का वो ट्री बार्क से बना होता है, मतलब पेड़ के छाल से। तो उसमें देखा कि उसे एक हनी कॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, हनी कॉम्ब मतलब बनमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो वो छोटे छोटे बॉक्स टाइप उसे लग रहे थे, वो छोटे छोटे रूम जैसे। तो उसको उन्होंने क्या कहा, सेल्स। ठीक है। तो और ये जो सेल्स उन्होंने देखा ये डेड सेल थे। ठीक है, ये लिविंग सेल्स नहीं थे, क्योंकि वो कॉर्क तो पेड़ से काट के हटाए, तो वो लिविंग सेल्स नहीं थे, वो डेड सेल थे। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को देखा, डिस्कवरी की, लेकिन वो डेड सेल्स थे, और उसने इसको नॉन लिविंग ही बोला। तो उसके कुछ टाइम बाद 1674 मीन्स 9 साल बाद एक और नाम आता है, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, उनके घर के पास एक पॉन्ड था, पॉन्ड के वाटर को माइक्रोस्कोप से देखा। तो ये वाला माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक वाले माइक्रोस्कोप से थोड़ा एडवांस था। ठीक है। तो उसने जब उस गंदे पानी को देखा तो उसमें उन्हें बैक्टीरियल सेल दिखाई दिए, जो कि थोड़ा मोशन कर रहे थे। तो ये यहीं पे इन्होंने ही फर्स्ट लिविंग सेल को देखा। मीन्स डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल वाज डन बाय वैन ल्यूवेनहॉक। ये सब नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये सब नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन 1883, तब तक माइक्रोस्कोप भी थोड़ा एडवांस हो चुका था, द मैन नेम्ड रॉबर्ट ब्राउन, उसने क्या किया, न्यूक्लियस को खोजा, न्यूक्लियस को देखा, सेल के अंदर न्यूक्लियस को। इन्होंने ऑर्चिड के सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखा, और उसके सेल के अंदर एक अलग मेम्ब्रेन से कवर्ड एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो ऑलमोस्ट सेंटर में था। तो उसको उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। अब इसमें एक नाम और इम्पोर्टेंट है, स्वान। स्वान ने क्या किया, स्वान ने 1839 में सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मुझे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे जो जो भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल से ही बने होंगे, एक सेल से या एक से अधिक सेल से। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स यही बेसिक यूनिट है लाइफ का, मतलब इससे नीचे लाइफ नहीं। तीसरा पॉइंट क्या था, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब ये जो सेल है वो अपने ही सेल से रिप्रोड्यूस हुआ है, अपने ही तरह के सेल से। ठीक है, मतलब आगे जैसे जनरेशन बढ़ते हैं वैसे ही सेल्स के भी आगे जनरेशन बढ़ते हैं, अपने ही टाइप के सेल से रिप्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ये तो चलिए हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेल्स। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर सेल्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के, 2 टाइप के सेल्स होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स थोड़ा सिंपल साइज, थोड़ा प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, ये थोड़ा छोटे भी होते हैं और थोड़ा सिंपल भी होते हैं। वो यूकैरियोटिक की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ा साइज में भी बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। तो यूकैरियोटिक सेल्स का साइज क्या आता है, 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का। और ये जो होते हैं जनरली यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब।
जबकि यूकैरियोटिक वाले प्लांट सेल, फंगी, एनिमल सेल, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स का, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस मतलब कोई डिफाइंड रीजन नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में एक डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है। मीन्स उसमें न्यूक्लियस होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो इसमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक में भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन उसका कोई डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही उसमें सेल्स के अंदर सस्पेंडेड होते हैं कहीं भी, ठीक है। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो भी अपना उसका एक मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, वो भी क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। एक तो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, तो वो भी मतलब फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। मतलब एक सेंस में समझिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल ज़्यादा इवॉल्व्ड होता है, मोर एडवांस्ड होता है, ठीक है। एक अंतर और, जैसे ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका जो रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे बाइनरी फिशन होता है, जैसे एक सेल से टूट के दो सेल बना, ऐसे ऐसे। जबकि यूकैरियोटिक में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है, एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। मीन्स वो आपस में चिपक के फ्लूइड ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि सेल किस चीज़ का बना होता है, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। ये एक सेल का पिक्चर है, इसमें सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सेल के डिफरेंट कंपोनेंट से इन सब को मिला के एक सेल्स बनता है, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जिसमें हार्ट को, हैंड को, लंग्स को, ब्रेन को, आइज को, ये सब को मिला के एक ह्यूमन बॉडी बनता है। उसी तरह ये समझिए सेल्स के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो इसके लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इनमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेल का आउटर मोस्ट कवर होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो सेल का पिक्चर, ये सेल का जो आउटर मोस्ट कवर है इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डबल लेयर्ड होता है, ठीक है, डबल लेयर्ड होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर सारे कंपोनेंट, सेल के कंपोनेंट या ऑर्गेनेलीज जो बोलते हैं वो सब इसी के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक तरह का पोरस मेम्ब्रेन होता है जो मतलब रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अलाउ करता है। मीन्स कि हर चीज़ नहीं आ जा रहा है, रेस्ट्रिक्टेड जो न्यूट्रिएंट्स जैसे सेल को चाहिए वो अंदर आने देगा, जो जो चीज़ सेल को नहीं चाहिए, जो वेस्टेज मटेरियल अंदर जो डेवलप हुआ है
उसको बाहर करेगा। जैसे उसको ऑक्सीजन चाहिए तो उससे अंदर आने देगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जो डेवलप हुआ है उसको बाहर भेजना है तो उसको बाहर भेजेगा। ठीक है, समझ गए? ये ये सेल को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है कि सेल लीक ना करे, डैमेज ना हो, उसके कंपोनेंट इधर उधर ना बिखरें, अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो लीक ना हो जाए। ठीक है, ओके।